चलो उठो, उठो। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? बदतमीजी? इंस्पेक्टर, यस सर। यू आर अंडर अरेस्ट। ये गिरफ्तारी का वारंट है तुम दोनों के नाम। केशव सर? हाँ एक मिनट सर। सर आपका टेलीफोन है सर। सर कमरे का टेलीफोन अब तक थ्रू नहीं हुआ। ठीक है, हाँ मैं के बोल रहा हूँ। कौन? आना आना ना बोली। तुमने आज का अखबार पढ़ा है? वो मनमोहन धनराज मर गया है। आखिरी सांस उसने उस आदित्य धनराज के घर में ली। शुक्र है एक बला कम हो गई। मरने के लिए वो धनराज विला क्यों गया था, ये सोचने की बात है केशव, सोचने की। बला टली नहीं, मुझे दिखता है वो बला अब हमारे सर पर आ गई। इस सिलसिले में सुमेर राजवंश का भी टेलीफोन आया था। तुम फौरन यहीं आओ, पहले से ही कुछ करना पड़ेगा केशव। मालूम नहीं आजकल कैसे दिन आ गए। ठीक है नाना, मैं जल्दी आता हूँ। ये लो गर्मा। अरे ये नाश्ता छोड़कर कहाँ चले गए? अच्छा रेखा, मैं चलता हूँ। ये आधा नाश्ता छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वो मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। मैंने टाइम दिया था किसी को। नाश्ता तो कर दो, फिर जहां मर्जी आए चले जाना। अरे ये क्या बचपना है, जाने दो मुझे। अभी तो बड़े इत्मीनान से नाश्ता कर रहे थे, अभी ऐसा क्या काम याद आ गया, मैं भी तो सुनूं। रेखा जिद मत करो, लेट मी गो। अगर ये अखबार नहीं पढ़ती तो शायद जिद नहीं करती। ऐसा क्या पढ़ लिया तुमने अखबार में? इतने भोले बनने की कोशिश मत करो। अब मैं इतनी पराई हो गई हूँ कि तुम्हारा दुख सुख भी नहीं बांट सकती। देखो रेखा, तुमसे बहस करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। सुमेर, वो बुढ़ा मनमोहन अपनी मौत मरा है, तुमने उसे नहीं मारा। फिर तुम ये खबर पढ़कर इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो रेखा? आखिर इतने सालों के बाद में वो बुढ़ा धनराज विला में मरने के लिए क्यों चला गया? तो क्या हमारे घर आता? उसका कोई किराया कर्म करने वाला होगा वहां पर, इसलिए वहां जाके मरा। लेकिन अगर मरने से पहले उसने ये कहा होगा कि मैंने ही उसे रुपए देके भेजा था, तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अगर ये सब तुम मुझे पहले बता देते तो मैं इतना गुस्सा नहीं होती तुम पर। मिल बैठकर कोई उपाय सोच लेते। मालूम नहीं आजकल मुझे तुमसे भी क्यों डर सा लगने लगा है। अब उल्टे काम करोगे तो डर तो लगेगा ही ना। अब सच सच बताओ, कहां जा रहे हो तुम? जाके किसी वकील से मशवरा करने की सोच रहा था। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। फिर झूठ बोल रहे हो मुझसे। तुम वहीं जा रहे हो, उसी के पास, अपने केशव कलसी के पास जा रहे हो कि नहीं? नहीं। बोलते जाओ झूठ पर झूठ मुझसे, झूठ पर झूठ। लेकिन मैं जानती हूं तुम वहीं जा रहे हो, उसी के पास। हाँ हाँ, मैं उसी के पास जा रहा हूं, बस। वो केशव कलसी हमको बर्बाद करके रहेगा, सुन रहे हो तुम? वकील साहब, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखिए केके साहब, अब तक ये पता नहीं चला कि उस मनमोहन ने मरते वक्त कोई बयान दिया भी है या नहीं। लेट अस वेट। जो ही हमें कुछ पता चलेगा मुनासिब कार्रवाई करेंगे। वकील साहब, जब पता चलेगा तब तक बहुत देर हुई होगी। अगर पुलिस हमें पकड़ कर ले गई तो हमारी सारी साख मिट्टी में मिल जाएगी। यही मैं कहता हूं, हमें पहले से ही अपने बचाव का कोई रास्ता ढूंढ निकालना चाहिए। वकील साहब, हमने सारी बातें खुलकर आपके सामने रखी है, अब आप ही कोई इलाज सोचिए। देखिए अभी वक्त है, वो सब तो मनमोहन के दाह संस्कार में लगे होंगे। हम आप दोनों के लिए एंटीसिपेटरी बेल, अबूरी जमानत लेके रखते हैं, फिर देखते हैं।
इसके सिवा तो मुझे कोई और चारा नजर नहीं आता। मैं भी यही सोच रहा था, हमें जमानत लेकर रखनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए अपनी अलग अलग गाड़ियों में अदालत पहुंचे। आइए। आपने मुझे इतना इंतजार करवा के अच्छा काम नहीं किया। मनमोहन अपने सारे पापों का प्रायश्चित करने तुम्हारे पास आया था बेटे। तुमने उसका अंतिम संस्कार करके अपने धर्म का पालन किया है। अब तो उसका चौथा भी हो चुका है। अब जो तुम्हारी मर्जी आए वो करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। चाचा मनमोहन का कार्यक्रम करके न जाने मुझे अपने आप पर क्यों गुस्सा आ रहा है। दरअसल मैं बहुत कमजोर दिल का आदमी हूं। नहीं बेटे, तुम कमजोर दिल के इंसान नहीं, एक नेक दिल इंसान हो। तुमने उस पापी मनमोहन का क्रियाकर्म करके एक पुण्य का काम किया है। खैर अब जाने दो इन बातों को, काम की बात करो। चाचा मनमोहन का रिकॉर्डेड बयान पुलिस को देकर क्यों ना केशव कलसी और सुमेर राजवंश को पकड़ा दिया जाए। नहीं बेटे नहीं, ये टेप पुलिस को हवाले करने से पहले हमें नील भाटिया जैसे क्रिमिनल लॉयर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। तुम उस केशव कलसी को नहीं जानते। उससे अगर यह मालूम पड़ गया कि मनमोहन का रिकॉर्डेड बयान तुम्हारे पास है तो वो कुछ भी कर सकता है। उसके खरीदे हुए आदमी हर जगह और हर महकमे में मौजूद हैं, ये याद रखना। ठीक है, नील भाटिया से ही मशवरा कर लेते हैं। वो तो इस केस को जी जान से लड़ेगा क्योंकि केशव कलसी उसका जाती दुश्मन है। रेखा, तुम मुझे माफ नहीं करोगी? क्या मैं इस दुनिया में अकेले रह जाऊंगा? अकेले क्यों? वो तुम्हारा केशव कलसी नहीं है तुम्हारे साथ? और वो उसकी तुम पर जान झड़कने वाली उसकी बीवी मिन्नी, जिनके घर से तुम 3 दिन से बराबर खाना खाकर आ रहे हो। वो मेरे कितने काम निपटा लेता है, इसीलिए उससे मिलना जरूरी हो जाता है। पहले मैं उसे मिलने के लिए उसके घर जाया करता था, लेकिन अब वो होटल अपोलो में रह रहा है, इसलिए मुझे वहां जाके मिलना पड़ता है। मगर वहां उस वक्त उसकी वो बीवी मिनी नहीं होती। होती भी तो क्या तुम मुझे बताते? और हो ना हो मेरी बला से। अब लाइट बंद करो, मुझे नींद आ रही है। रेखा, मुझे हाथ मत लगाओ। प्लीज खाना खा लो, तुमने खाना नहीं खाया है। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे ही टुकड़ों पर तो पलती आ रही हूँ। अब अगर एक वक्त मैंने खाना नहीं खाया तो तुम्हारे एहसानों में कमी नहीं आ जाएगी। रेखा, कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी तरफ देखो। तुम मुझे अब और किस किस आजाद में डालोगे? बोलो। इस वक्त मेरा खून खौल रहा है। इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ और कह दूं, सो जाओ। जो कहना है कल सुबह कह लेना। मगर भेजा किसने था? सुमेर राजवंश और केशव कलसी ने। लेकिन मसीते को उन्होंने दोबारा खून करने के लिए नहीं भेजा था, सिर्फ तेरे गोदाम चलाना चाहते थे। सुमेर राजवंश और केशव कलसी। That's all. इस बयान पर तो उन दोनों को जेल हो सकती है, लेकिन इससे मिसेस धनराज के मर्डर की मिस्ट्री सॉल्व नहीं होती। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तो पहले कह रही थी कि ये एक इंपल्सिव मर्डर था। ये मसीता जरूर कोई सरफिरा गुंडा था जिसका कि झगड़ा मिस्टर धनराज से हो गया। उसने अपना मेंटल बैलेंस खोकर छुरा निकाल लिया और इन पर वार करने की कोशिश की। लेकिन उसने सोच समझकर अपने प्लान के मुताबिक मुझसे झगड़ा मोल लिया। और इतना ही नहीं, उस लड़की ने झूठी तोहमत लगाकर इस मसीते को उकसाया। यस, इस केशव कलसी और सुमेर राजवंश के बीच क्या तय हुआ, इन्होंने मसीते को क्या क्या काम सौंपा और यह सब मनमोहन धनराज को कैसे पता लगा, यह नुक्ता सोचने लायक है।
ये तो खैर प्रिजम्पशंस हैं। प्रिजम्पशंस पर कितने ही मुकदमे लड़े ही नहीं, जीते भी जाते हैं नलिनी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।